नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी जिसका नाम है मुबारक बीमारी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 9 बज गए थे। एक युवती अंगीठी के सामने बैठी हुई आग फूंकती थी और उसके गाल आग के कुंदनी रंग में दहक रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। कभी चौंक कर आंगन की तरफ ताकती, कभी कमरे की तरफ। फिर आने वालों की इस देरी से त्योरियों पर बल पड़ जाते और आंखों में हल्का सा गुस्सा नजर आता। कमल पानी में झकोले खाने लगता। इसी बीच आने वालों की आहट मिली। कहार बाहर पड़ा खर्राटे ले रहा था। बूढ़े लाला हरनाम दास ने आते ही उसे एक ठोकर लगाकर कहा, कमबख्त, अभी शाम हुई और अभी से लंबी तान ली। नौजवान लाला हरिदास घर में दाखिल हुए, चेहरा बुझा हुआ, चिंतित। देवकी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और गुस्से व प्यार की मिली हुई आवाज़ में बोली, आज इतनी देर क्यों हुई? दोनों नए खिले हुए फूल थे। एक पर ओस की ताजगी थी, दूसरा धूप से मुरझाया हुआ। हरिदास, हाँ आज देर हो गई। तुम यहाँ क्यों बैठी रहीं? देवकी, क्या करती, आग बुझी जाती थी, खाना ठंडा ना हो जाता। हरिदास, तुम जरा से काम के लिए इतनी आग के सामने न बैठा करो, बाज आया गरम खाने से। देवकी, अच्छा कपड़े तो उतारो, आज इतनी देर क्यों की? हरिदास, क्या बताऊं, पिताजी ने ऐसा नाक में दम कर दिया है कि कुछ कहते नहीं बनता। इस रोज रोज के झंझट से तो यही अच्छा है कि मैं कहीं और नौकरी कर लूं। लाला हरनाम दास एक आटे की चक्की के मालिक थे। उनकी जवानी के दिनों में आसपास दूसरी चक्की न थी। उन्होंने खूब धन कमाया, मगर अब वो हालत न थी। चक्कियाँ कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गई थीं, नई मशीनों और नई ईजादों के साथ। उसके काम करने वाले भी जोशीले जवान थे, मुस्तैदी से काम करते थे। इसीलिए हरनाम दास का कारखाना रोज गिरता जाता था। बूढ़े आदमियों को नई चीज़ों से चिढ़ हो जाती है। वो लाला हरनाम दास को भी थी। वो अपनी पुरानी मशीन से ही खुश थे और उसी को चलाते थे। किसी किस्म की तरक्की या सुधार को पाप समझते थे, मगर अपनी इस मंदी पर कुढ़ा करते थे। हरिदास ने उनकी मर्जी के खिलाफ कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी और उसका इरादा था कि अपने पिता के कारखाने को नए उसूलों पर चलाकर आगे बढ़ाए। लेकिन जब वो उनसे किसी परिवर्तन या सुधार का जिक्र करता तो लाला साहब जामे से बाहर हो जाते और बड़े गर्व से कहते, कॉलेज में पढ़ने से तजुर्बा नहीं आता, तुम अभी बच्चे हो, इस काम में मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तुम मुझे सलाह मत दो, जिस तरह मैं कहता हूँ काम किए जाओ। कई बार ऐसे मौके आ चुके थे कि बहुत ही छोटे मसलों में अपने पिता की मर्जी के खिलाफ काम करने के जुर्म में हरिदास को सख्त फटकारें पड़ी थीं। इसी वजह से अब वो इस काम में कुछ उदासीन हो गया था और किसी दूसरे कारखाने में किस्मत आजमाना चाहता था, जहां उसे अपने विचारों को अमली सूरत देने की ज़्यादा सहूलतें हासिल हो सकें। देवकी ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, तुम इस फिक्र में क्यों जान खपाते हो? जैसे वो कहें वैसे ही करो। भला दूसरी जगह नौकरी कर लोगे तो वो क्या कहेंगे? और चाहे वे गुस्से के मारे कुछ न बोलें, लेकिन दुनिया तो तुम ही को बुरा कहेगी। देवकी नई शिक्षा के आभूषण से वंचित थी। उसने स्वार्थ का पाठ न पढ़ा था, मगर उसका पति अपने अल्मा मेटर का एक प्रतिष्ठित सदस्य था। उसे अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था, उस पर नाम कमाने का जोश। इसीलिए वो बूढ़े पिता के पुराने ढर्रों को देखकर धीरज खो बैठता था। अगर अपनी योग्यताओं के लाभप्रद उपयोग की कोशिश के लिए दुनिया उसे बुरा भला कहे तो उसकी परवाह न थी। उसको झुंझलाकर बोला, कुछ मैं अमृत की घड़ियाँ पीकर तो नहीं आया हूँ कि सारी उम्र उनके मरने का इंतजार करूँ। मूर्खों की अनुचित टीका टिप्पणियों के डर से क्या अपनी उम्र बर्बाद कर लूं? मैं अपने कुछ हम उम्रों को जानता हूं जो हरगिज मेरी किसी योग्यता नहीं रखते, लेकिन वो मोटर पर हवा खाने निकलते हैं, बंगलों में रहते हैं और शान से ज़िंदगी बसर करते हैं। तो मैं क्यों हाथ पर हाथ धरे जिंदगी को अमर समझे बैठा रहूं? संतोष और निष्फलता का युग बीत गया, ये संघर्ष का युग है। ये मैं जानता हूँ कि पिता का आदर करना मेरा धर्म है, मगर सिद्धांतों के मामले में मैं उनसे क्या किसी से भी नहीं दब सकता। इसी बीच कहार ने आकर कहा,
लाला जी थाली मांगते हैं। लाला हरनामदास हिंदू रस्म रिवाज के बहुत ही पक्के थे, मगर बुढ़ापे के कारण चौक के चक्कर से मुक्ति पा चुके थे। पहले कुछ दिनों तक जाड़ों में रात को पूरियां हजम न होती थीं, इसलिए चपातियां ही अपनी बैठक में मंगा लिया करते थे। मजबूरी ने वो कराया था जो हुज्जत और दलील के काबू से बाहर था। हरिदास के लिए भी देवकी ने खाना निकाला। पहले तो वो हजरत बहुत दुखी नजर आते थे, लेकिन बघार की खुशबू ने खाने के लिए चाव पैदा कर दिया था। अक्सर हम अपनी आँख और नाक से हाजमे का काम लिया करते हैं। लाला हरनामदास रात को भले चंगे सोए, लेकिन अपने बेटे की गुस्ताखियाँ और कुछ अपने कारोबार की सुस्ती और मंदी उनकी आत्मा के लिए भयानक कष्ट का कारण हो गई। और चाहे इसी उद्विग्नता का असर हो, चाहे बुढ़ापे का, सुबह होने से पहले उन पर लकवे का हमला हो गया। जबान बंद हो गई और चेहरा ऐंठ गया। हरिदास डॉक्टर के पास दौड़ा। डॉक्टर आए, मरीज को देखा और बोले, डरने की कोई बात नहीं, सेहत हो जाएगी, मगर 3 महीने से कम न लगेंगे। चिंताओं के कारण ये हमला हुआ है, इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि वो आराम से सोएं, परेशान ना हों और जबान खुल जाने पर भी जहाँ तक मुमकिन हो बोलने से बचें। बेचारी देवकी बैठी रो रही थी। हरिदास ने आकर उसको सांत्वना दी और फिर डॉक्टर के यहाँ से दवा लाकर दी। थोड़ी देर में मरीज को होश आया। इधर उधर कुछ खोजती हुई निगाहों से देखा कि जैसे कुछ कहना चाहते हैं, और फिर इशारे से लिखने के लिए कागज मांगा। हरिदास ने कागज और पेंसिल रख दी तो बूढ़े लाला साहब ने हाथों को खूब संभाल कर लिखा। इंतजाम दीनानाथ के हाथ में रहे। ये शब्द हरिदास के हृदय में तीर की तरह लगे। अफसोस, अब भी मुझ पर भरोसा नहीं, यानी कि दीनानाथ मेरा मालिक होगा और मैं उसका गुलाम बनकर रहूँगा। ये नहीं होने दूंगा। कागज लिए देवकी के पास आए और बोले, लाला जी ने दीनानाथ को मैनेजर बनाया है। उन्हें मुझ पर इतना एतबार भी नहीं, लेकिन मैं इस मौके को हाथ से न जाने दूंगा। उनकी बीमारी का अफसोस तो ज़रूर है, मगर शायद परमात्मा ने मुझे अपनी योग्यता दिखलाने का ये अवसर दिया है और इससे मैं ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। कारखाने के कर्मचारियों ने इस दुर्घटना की खबर सुनी तो बहुत घबराए। उनमें कई निकम्मे बेमसरफ आदमी भरे हुए थे जो सिर्फ खुशामद और चिकनी चुपड़ी बातों की रोटी खाते थे। मिस्त्री ने दूसरे कारखानों में मरम्मत का काम उठा रखा था। रोज़ किसी न किसी बहाने से खिसक जाता था। फायरमैन और मशीनमैन दिन को झूठ मूठ चक्की की सफाई में काटते थे और रात के काम करके ओवर टाइम की मजदूरी लिया करते थे। दीनानाथ जरूर होशियार और तजुर्बेकार आदमी था, मगर उसे भी काम करने के मुकाबले में जी हाँ रटते रहने में ज़्यादा मज़ा आता था। लाला हरनामदास मजदूरी देने में बहुत हीले हवाले किया करते थे और अक्सर काट कपट के भी आदी थे। इसी को वो कारोबार का अच्छा उसूल समझते थे। हरिदास ने कारखाने में पहुंचते ही साफ शब्दों में कह दिया कि तुम लोगों को मेरे वक्त में जी लगाकर काम करना होगा। मैं इसी महीने में काम देकर सबकी तरक्की करूंगा, मगर अब टाल मटोल का गुजर नहीं। जिन्हें मंजूर ना हो वो अपना बोरिया बिस्तर संभालें। और फिर दीनानाथ को बुलाकर कहा, भाई साहब, मुझे खूब मालूम है कि आप होशियार और सूझबूझ रखने वाले आदमी हैं। आपने अब तक ये यहाँ का जो रंग देखा वही अख्तियार किया है, लेकिन अब मुझे आपके तजुर्बे और मेहनत की ज़रूरत है। पुराने हिसाबों की जांच पड़ताल कीजिए। बाहर से काम का मेरा जिम्मा है, लेकिन यहाँ का इंतजाम आपके सुपुर्द है। जो कुछ नफ़ा होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा। मैं चाहता हूँ कि दादा की अनुपस्थिति में कुछ अच्छा काम करके दिखाऊं। इस मुस्तैदी और चुस्ती का असर बहुत जल्द होने लगा। हरिदास ने खूब इश्तिहार बंटवाए। उसका असर ये हुआ कि काम आने लगा। दीनानाथ की मुस्तैदी की बदौलत ग्राहकों को नियत समय पर और किफ़ायत से आटा मिलने लगा। पहला महीना भी ख़त्म न हुआ था कि हरिदास ने नई मशीन मंगवाई। थोड़े अनुभवी आदमी रख लिए। फिर क्या था, सारे शहर में इस कारखाने की धूम मच गई। हरिदास ग्राहकों से इतनी अच्छी तरह से पेश आता कि जो एक बार आ जाता वो हमेशा के लिए उसका खरीदार बन जाता। कर्मचारियों के साथ उसका सिद्धांत था कि काम सख्त और मजदूरी ठीक। उसके ऊंचे व्यक्तित्व का भी
स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ा। करीब करीब सभी कारखानों का रंग फीका पड़ने लगा। उसने बहुत ही कम नफे पर ठेले ले लिए। मशीन को दम मारने की मोहलत न थी। दिन रात काम होता था। तीसरा महीना खत्म होते होते उस कारखाने की शक्ल ही बदल गई। हाथे में घुसते ही ठेले और गाड़ियों की भीड़ नजर आती थी। कारखाने में बड़ी चहल पहल थी। हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ। इसके साथ ही भद्दी हड़बड़ी और जल्दबाजी का कहीं निशान न था। लाला हरनामदास धीरे धीरे ठीक होने लगे। 1 महीने के बाद वो रुक रुक कर कुछ बोलने भी लगे। डॉक्टर की सख्त ताकीद थी कि उन्हें पूरी शांति की स्थिति में रखा जाए, मगर जब उनकी जबान खुली उन्हें एकदम को भी चैन न था। देवकी से कहा करते, सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाता है। ये लड़का मालूम नहीं क्या कर रहा है, सारा काम अपने हाथ में ले रखा है। मैंने ताकीद कर दी थी कि दीनानाथ को मैनेजर बनाना, लेकिन उसने जरा भी परवाह न की। मेरी सारी उम्र की कमाई बर्बाद हुई जाती है। देवकी उनको सांत्वना देती कि आप इन बातों की आशंका ना करें, कारोबार बहुत खूबी से चल रहा है और खूब नफ़ा हो रही है। पर वो भी इस मामले में तूल देते हुए डरती थी कि कहीं लकवे का फिर हमला न हो जाए। हूँ हाँ कहकर टालना चाहती थी। हरिदास ज्यों ही घर में आता, लाला जी उस पर सवालों की बौछार कर देते, और जब वो टाल कर कोई दूसरा जिक्र छेड़ देता तो बिगड़ जाते और कहते, जालिम, तू जीते जी मेरे गले पर छुरी फेर रहा है, मेरी पूंजी उड़ा रहा है। तुझे क्या मालूम कि मैंने एक एक कौड़ी किस मशक्कत से जमा की है? क्या तूने दिल में ठान ली है कि इस बुढ़ापे में मुझे गली गली ठोकर खिलाएगा, मुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज बनाएगा? हरिदास फटकार का कोई जवाब न देता, क्योंकि बात से बात बढ़ती है। उसकी चुप्पी से लाला साहब को यकीन हो जाता कि कारखाना तबाह हो गया। एक रोज देवकी ने हरिदास से कहा, अभी और कितने दिन इन बातों को लाला जी से छिपाओगे? हरिदास ने जवाब दिया, मैं तो चाहता हूँ कि नई मशीन का रुपया अदा हो जाए तो उन्हें ले जाकर सब कुछ दिखा दूँ। तब तक डॉक्टर साहब की हिदायत के अनुसार 3 महीने पूरे भी हो जाएंगे। देवकी, लेकिन इस छिपाने से क्या फ़ायदा जब वे 8 पहर इसी की रट लगाए रहते हैं? इससे तो चिंता और बढ़ती है, कम नहीं होती। इससे तो यही अच्छा है कि उनसे सब कुछ कह दिया जाए। हरिदास, मेरे कहने का उन्हें यकीन नहीं आएगा। हाँ, दीनानाथ कुछ कहें तो शायद यकीन हो। देवकी, अच्छा तो कल दीनानाथ को यहाँ भेज दो। लाला जी उसे देखते ही खुद बुला लेंगे। तुम्हें तो इस रोज रोज की डांट फटकार से छुट्टी मिल जाएगी ना? हरिदास, अब मुझे इन फटकारों का जरा भी दुख नहीं होता। मेरी मेहनत और योग्यता का नतीजा आंखों के सामने मौजूद है। जब मैंने कारखाना अपने हाथों में लिया था, आमदनी और खर्च का मीजान मुश्किल से बैठता था। आज 5 से का नफ़ा है। तीसरा महीना ख़त्म होने वाला है और मैं मशीन की आधी कीमत अदा कर चुका हूँ। शायद अगले महीने पूरी कीमत अदा हो जाएगी। उस वक्त से कारखाने का खर्च तिगुने से ज़्यादा है, लेकिन आमदनी 5 गुनी है। हजरत देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। कहाँ अहाते में उल्लू बोलते थे, एक मेज पर बैठे आप ऊँघा करते थे, एक पर दीनानाथ कान कुरेदा करता था, मिस्त्री और फायरमैन ताश खेलते थे। बस 2-4 घंटे चक्की चल जाती थी। अब दम मारने की फुर्सत नहीं है। सारी ज़िंदगी में जो कुछ ना कर सके वो मैंने 3 महीने में कर दिखाया। इसी तजुर्बे और कार्रवाई पर आपको इतना घमंड था। जितना काम वो 1 महीने में करते थे उतना मैं रोज कर डालता हूँ। देवकी ने भत्सनापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कोई तुमसे सीख ले। जिस तरह माँ अपने बेटे को हमेशा दुबला ही समझती है, उसी तरह बाप बेटे को हमेशा नादान समझा करता है। ये उनकी ममता है, बुरा मानने की बात नहीं है। हरिदास ने लज्जित होकर सर झुका लिया। दूसरे रोज दीनानाथ उनको देखने के बहाने से लाला हरिनामदास की सेवा में उपस्थित हुआ। लाला जी उसे देखते ही तकिए के सहारे उठ बैठे और पागलों की तरह बेचैन होकर पूछा, क्यों, कारोबार सब तबाह हो गया ना, कि अभी तक कुछ कसर बाकी है? तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया है, कभी बात तक न पूछी। कम से कम मुझे ऐसी उम्मीद न थी। बहू ने मेरी तीमारदारी न की होती तो मैं तो मर ही गया होता। दीनानाथ, आपका कुशल मंगल तो मैं बस पूछ ही लिया करता था। आपने मेरे साथ जो नेकियां की हैं उन्हें मैं भूल नहीं सकता। मेरा एक एक रोया आपका एहसानमंद है।
मगर इस बीच काम ही कुछ ऐसा था कि हाजिर होने की मोहलत न मिली। हरनामदास, खैर कारखाने का क्या हाल है? दिवाला होने में क्या कसर बाकी है? दीनानाथ ने ताज्जुब के साथ कहा, ये आपसे किसने कह दिया कि दिवाला होने वाला है? इस अरसे में कारोबार की जो तरक्की हुई है वो आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। हरनामदास व्यंग्यपूर्ण लहजे में बोले, शायद तुम्हारे बाबू साहब ने तुम्हारी मनचाही तरक्की कर दी। अच्छा, अब स्वामी भक्ति छोड़ो और साफ साफ बतलाओ। मैंने ताकीद कर दी थी कि कारखाने का इंतजाम तुम्हारे हाथ में रहेगा, मगर शायद हरिदास ने सब कुछ अपने हाथ में रखा। दीनानाथ, जी हाँ, मगर मुझे इसका जरा भी दुख नहीं। वो काम के लिए बिल्कुल ठीक हैं। जो उन्होंने कर दिखाया वो मुझसे हरगिज न हो सकता था। हरनामदास, मुझे ये सुन सुनकर हैरत होती है। बतलाओ, क्या तरक्की हुई है? दीनानाथ, तफसील तो बहुत ज़्यादा होगी, मगर थोड़े में ये समझ लीजिए कि पहले हम लोग जितना काम एक महीने में करते थे उतना अब रोज़ होता है। नई मशीन आई है, उसकी आधी कीमत अदा हो चुकी है। वो अक्सर रात को भी चलती है। ठाकुर कंपनी का 5,000 मन आटे का ठेका लिया था, वो पूरा होने वाला है। जगतराम बनवारी लाल से कमसरियट का ठेका लिया है, उन्होंने हमको 500 बोरे महावार का बयाना दिया है। इसी तरह और फुटकर काम कई गुना बढ़ गए हैं। आमदनी के साथ खर्च भी बढ़े हैं। कई आदमी नए रखे गए हैं। मुलाजमों को मजदूरी के साथ कमीशन भी मिलता है, मगर खालिस नफ़ा पहले के मुकाबले में चौगने के करीब है। हरनामदास ने बड़े ध्यान से ये बात सुनी। वो गौर से दीनानाथ के चेहरे की तरफ देख रहे थे, शायद उसके दिल में बैठकर सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहते थे। संदेहपूर्ण स्वर में बोले, दीनानाथ, तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन तो भी मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता, और जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँगा यकीन ना आएगा। दीनानाथ कुछ निराश होकर विदा हुए। उसे आशा थी कि लाला साहब तरक्की और कारगुजारी की बातें सुनते फूले न समाएंगे और मेरी मेहनत की दाद देंगे। उस बेचारों को मालूम न था कि कुछ दिलों में संदेह की जड़ इतनी मजबूत होती है कि सबूत और दलील के हमले उस पर कुछ असर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो अपनी आंखों से देखने को भी धोखा समझता है। दीनानाथ के चले जाने के बाद लाला हरनामदास कुछ देर तक गहरे विचार में डूबे रहे और फिर यकायक कहार से बग्घी मंगवाई। लाठी के सहारे बग्घी में आ बैठे और उसे अपने चक्की घर चलने का हुक्म दिया। दोपहर का वक्त था। कारखानों के मजदूर खाना खाने के लिए गोल के गोल भागे चले जाते थे, मगर हरिदास के कारखाने में काम जारी था। बग्घी हाथे में दाखिल हुई। दोनों तरफ फूलों की कतारें नजर आईं। माली क्यारियों में पानी दे रहा था। ठेले और गाड़ियों के मारे बग्घी को निकलने की जगह न मिलती थी। जिधर निगाह जाती थी सफाई और हरियाली नजर आती थी। हरिदास अपने मुहर्रिर को कुछ खातों का मसौदा लिख रहा था कि बूढ़े लाला जी लाठी टेकते हुए कारखाने में दाखिल हुए। हरिदास फौरन उठ खड़ा हुआ और उन्हें हाथों से सहारा देते हुए बोला, आपने कहला क्यों ना भेजा कि मैं आना चाहता हूँ, पालकी मंगवा देता, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। ये कहकर उसने एक आराम कुर्सी बैठने के लिए खिसका दी। कारखाने के कर्मचारी दौड़े और उनके चारों तरफ बहुत अदब के साथ खड़े हो गए। हरनामदास कुर्सी पर बैठ गए और बोरों की छत चूमने वाले ढेर पर नज़र दौड़ाने लगे। बोले, मालूम होता है दीनानाथ सच कहता था। मुझे यहाँ कई नई सूरतें नज़र आती हैं। भला कितना काम रोज होता है? हरिदास, आजकल काम ज़्यादा आ गया था, इसलिए कोई 500 मन रोजाना तैयार हो जाता था, लेकिन औसत 250 मन का रहेगा। मुझे नई मशीन की कीमत अदा करनी थी, इसलिए अक्सर रात को भी काम होता है। हरनामदास, कुछ कर्ज लेना पड़ा? हरिदास, एक कौड़ी नहीं, सिर्फ मशीन की आधी कीमत बाकी है। हरनामदास के चेहरे पर इत्मीनान का रंग नजर आया। संदेह ने वो विश्वास को जगह दी। प्यार भरी आंखों से लड़के की तरफ देखा और करुण स्वर में बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म किया है, मुझे माफ़ करो। मुझे आदमियों की पहचान पर बड़ा घमंड था, लेकिन मुझे बहुत धोखा हुआ। मुझे अब से बहुत पहले इस काम से हाथ खींच लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। ये बीमारी बड़ी मुबारक है जिसने तुम्हारी परख का मौका दिया और तुम्हें लियाकत दिखाने का। काश ये हमला 5 साल पहले हुआ होता। ईश्वर तुम्हें खुश रखे और हमेशा उन्नति दे, यही तुम्हारे बूढ़े बाप का आशीर्वाद है।
तो दोस्तों ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की, जिसका नाम था मुबारक बीमारी। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।